ही राजनीति हाँ, में कदम। राजनीति में जब मैं सबसे कम उम्र का एमएलए था, जब 2007 में मैं एमएलए बना, सबसे कम उम्र का था। वेस्ट यूपी में, नहीं, यूपी विधानसभा में। पूरी विधानसभा में हाँ, पहले। 25 वर्ष आयु होती है व्यक्ति की चुनाव लड़ने में एमएलए के लिए। तो मैं उस समय 25 साल कुछ महीने का मेरा। तो ये भी आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे थाना भवन क्षेत्र में, कैडी क्षेत्र में, और हमारे साथ राव वारिस जी है। नमस्कार मित्र, नमस्कार स्वागत मंजीत है भाई। आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद बहुत बहुत मंजीत भाई। तो आज हम रूबरू होंगे कि राव वारिस जी का राजनीतिक कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ और ये परिवार कब से आरएलडी से जुड़ा हुआ है। तो आज आपके साथ रूबरू होंगे हमारे साथ हमारे मेहमान राव वारिस जी। वारिस जी, बात करें आपसे कि पहले परिवार की, तो कब से आपका जुड़ाव आरएलडी से हुआ? देखिए मंजीत भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पिताजी थे, स्वर्गीय राव राफे खां साहब, तो जब सन 1969 में, 69। हाँ, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बीकेडी का गठन किया, जब मुजफ्फरनगर जनपद यानी शामली मुजफ्फरनगर एक हुआ करता एक था। हुआ था। तो 8 विधानसभा हुआ करती थी इस दौरान, बगरा नहीं थी। तो 8 विधानसभा में थानावान विधानसभा पर उन्होंने 69 में चुनाव लड़ा था बीकेडी से। और वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बहुत नजदीक हुआ करते थे, और उस समय 8 की 8 सीट बीकेडी ने जीती थी। 8 की 8 8 की 8, पहली शोट में पहले ही, हाँ, 1969 में 8 सीट, 9वीं नहीं थी, बगरा बाद में बनी। 8 की 8 सीट जो है बीकेडी ने जीती थी, और मेरे पिताजी उस समय बीकेडी से चुनाव लड़े, पहला चुनाव था उनका, और 69 में वो एमएलए हो गए थे। अच्छा, उस समय की राजनीति में और अब की में आप क्या डिफरेंस एक मानते हैं? उस समय धरती से जुड़े हुए लोग जो है विधानसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। हाँ, देखिए मंजीत भाई, जो समय है इवॉल्व होता रहता है, मतलब परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, माहौल बदलता है, राजनीति करने का तरीका बदलता है। जनरेशन बढ़ती है हाँ, बढ़ती रहती है, हर 10 साल बाद कुछ ना कुछ नया चेंज आता है। तो हमारे पिताजी के चुनाव हुए 69, 74, और फिर 80 वाला। फिर उसके बाद पिताजी का देहांत हुआ 94 में। फिर हमारी माता जी सक्रिय हुई चुनाव में। फिर उन्होंने 2000 में उस चुनाव समय लड़ा। राव वारिस जी क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे मेरी क्या? पैदाइश जो है 16/5/81 की है। क्या सी? अब मेरे पिताजी का चुनाव, अंतिम चुनाव 80 का था। तो उसके बाद एक बड़ा गैप आया, लगभग 20 साल का। तो 2000 में चुनाव में पिताजी का ध्यान 94 में, तो पढ़ ही रहा था, बोर्डिंग में चला गया, तो बोर्डिंग में उस समय पढ़ते थे? देहरादून पढ़ता था, फिर चंडीगढ़ चला गया। तो उस समय क्या क्लास रही जब पिताजी का सिर से साया हटा? तो उस समय मैं 13 साल का था। 13 साल के समय 18 में। अप्रैल 94 की बात है। तो उसके बाद का सारा श्रेय मैं अपनी माताजी को दूंगा। स्वर्गीय मुसर्रत बेगम, इनका देहांत अभी 2 वर्ष पूर्व हुआ, हाँ, 29 जनवरी को 2024 में। उन्होंने एक महिला होते हुए, और जो सामाजिक एक मकाम था हमारे परिवार का, राजनीतिक मकाम था, और आर्थिक तौर पे इस परिवार को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसी तरह वो सन 2000 में भारतीय किसान कामगार पार्टी चुनाव लड़ी थी, और मात्र 700 वोटों से वो हार गई थी। पहली बार, उस बार ईवीएम का। शायद इस आपके क्षेत्र की भी बात करूं, बात रोक के, उस समय शायद वो पहली महिला ना हो जिसने चुनाव लड़ा। हाँ, इस क्षेत्र में तो, इस थानावान विधानसभा से तो वो पहली महिला रही होंगी। नहीं, उस समय 81 की के लगभग की बात बता रहे हैं नहीं, आप? मैं सन 2000 की। 2000 की। हाँ, तो उस समय महिलाओं को काफी मतलब घर परिवार तक हाँ, ही हाँ, सीमित रखा सीमित ही जाता रखता था। था, मतलब उन लोगों के लिए राजनीतिक तौर पे ज्यादा संभावनाएं नहीं थी। तो आपने बताया अभी कि ईवीएम उस समय फर्स्ट हाँ, टाइम के लिए। आपका उपचुनाव था, और सन 2000 का उपचुनाव था मंजीत भाई। ईवीएम पहली दफा इस्तेमाल हुई थी। गंगो विधानसभा का उपचुनाव था, और थानावान विधानसभा का उपचुनाव था। ईवीएम पहली दफा आई थी उस समय। एक ईवीएम का डेमो बनाकर गांव गांव जाया करता था वो, बताया कि कि किस साहब तरह ऐसे से वोट पड़ेगा, ऐसे मशीन चलेगी, ऐसे बटन दबाना पड़ेगा। एक डेमो थी गाड़ी। लोगों के लिए भी एक नया हाँ, रुझान, एक। बिल्कुल नया था, पहली दफा वो सन 2000 में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ था। तो इसके बाद करें, आप स्टडी क्या रही उसके आपकी? बाद असल में हम लोग तो पढ़ ही रहे थे, तो हमारी माता जी ने ये, क्योंकि मैं अकेला भाई हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, तो उन्होंने ये चाहा था कि जो मकाम हमारे पिताजी का था, और एक सेवा भाव का, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, मेरे पिताजी जब हमने वाकई जन भावना, जन सेवा के लिए राजनीति की है। और वो मेरे आगे, मुझे बहुत फायदा हुआ इस बात का, क्योंकि एक अच्छे संदेश था इस परिवार का लोगों के मन में। ये था कि नहीं, अच्छे लोग हैं, और राजनीति से उसके बाद सन 2000 में जब वो, मैंने आपका उपचुनाव, उसके बाद जब मैं 25 साल का हुआ 2007 में, मैं जब तो पढ़ ही रहा था, और मैं सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की, जे की, यानी
मतलब सफेद। अच्छी क्वालिफिकेशन हाँ, आपकी। मेरा उधर की तरफ था, लेकिन माता जी ने कहा कि भाई अब तुम बड़े हो गए, मैं तुम्हारे लिए मेहनत की थी, अब तुम इसको संभालो। तो 2007 में सौभाग्य चौधरी साहब ने कहा कि वारिस को चुनाव में लाओ, तो ये जब टिकट तक है। वारिस जी शादी के बंधन में बन चुके थे या नहीं, नहीं? शादी मेरी हुई है सन 2012 में। 2012 में। हाँ, हाँ। उससे पहले ही राजनीति हाँ, में राजनीति कदम। में जब मैं सबसे कम उम्र का एमएलए था, जब 2007 में मैं एमएलए बना, सबसे कम उम्र का था। वेस्ट यूपी में? नहीं, यूपी विधानसभा में। पूरी विधानसभा में हाँ, पहले? 25 वर्ष आयु होती है व्यक्ति की चुनाव लड़ने में, एमएलए के लिए। तो मैं उस समय 25 साल कुछ महीने का मेरा। तो ये भी तो मैं आपके लिए सबसे यंगेस्ट था उस समय। बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए हाँ, भी आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद देखिए धन्यवाद। कि सबसे कम उम्र के जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश के उस समय रहे, तो हमारे साथ 2007 में। 2007 में वो हाँ, राव वारिस जी है। शायद कुछ लोगों को जो क्षेत्र से दूर के हैं उन्हें ना पता हो, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो उसके बाद आपने 5 साल किस तरह सेवा की होगी? देखिए, क्योंकि उस समय फिर ऐसा हुआ कि 2009 में नए परिसीमन हो गए। जो लोकसभा 2009 है वो नई परिसीमन पे नहीं हुई थी। परिस्थिति। तो उसमें जो थाना भवन का स्वरूप था वो बदल गया विधानसभा का। हमारा आधा क्षेत्र जो है उन ब्लॉक का क्षेत्र वो कैराना विधानसभा बन गया, बगरा समाप्त हो गई, शामली विधानसभा नहीं बनी, शामली विधानसभा कुछ क्षेत्र थानवन विधानसभा में आ गया। और मेरा यही रहा लोगों से संवाद का, लोगों के काम आना, जहाँ उनकी ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी वर्ग की हो। और अपने व्यक्ति विशेष, मेरा यही कोशिश रही कि मैं जन भावनाओं के प्रति जुड़ा रहूं और लोग के काम करता तो 2007 के बाद, चुनाव के बाद अब लगभग 2026 आ चुका है और विधानसभा 2027 की तैयारियों का आगाज शुरू होगा, बिगुल बज चुका है। कई जगह आप लोगों के बड़े प्रोग्राम हुए, छोटी सभाएं भी, बड़ी सभा में दिखी। नेचुरल साहब अभी यहाँ पर पहुंचे थे, हरजोली जट में भी। हूँ। तो क्या आपको लगता है, क्या विजन है आपकी पार्टी का? देखिए मंजीत भाई, जैसे आपने देखा, अभी आप बात कर रहे थे कि आप राजनीति में कितना आपने बदलाव देखा है हमारे पिता के ज़माने से या माता जी के ज़माने से या हमारे ज़माने। और राजनीति बड़ी इवॉल्व हो रही है, मतलब परिदृश्य बदल रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, जमीनों को हक दिया किसानों को। अगर आज किसान के पास ज़मीन है तो वो चौधरी चरण सिंह जी की देन है, जो वरना कुछ परिवारों के पास ज़मीनें हुआ करती थी, तो उन्होंने सम्मान के लिए, किसान के लिए उनको हक दिया ज़मीनों का। उसके बाद स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी आए, वो कॉमर्स मिनिस्टर रहे, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे। जब वो कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो उन्होंने देखा कि किसानों को किस तरह फायदा पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने मिलों की दूरी 25 किलोमीटर दूरी घटा के 15 कर दी। उससे ये हुआ कि छोटी थोड़ी जगहों पर मिल लगे, दो गन्ने की बोना शुरू हुआ, लोग उपज के पैसे मिलने लगे, और किसान के रहन सहन के तरीके में बड़ा चेंज बदलाव गया। आया, प्रगतिशील हुआ। और वो बाहर जाने लगा, उसके पास जो पूंजी का जो आना वो था, मतलब उसके पूंजी जो निवेश है वो बढ़ा, तो उससे उसके जीवन जो शैली में बदलाव आया। अब जो हमारे नेता हैं, क्योंकि अब जमाना जो है डिजिटल इंडिया चल रहा डिजिटल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्किल है, तो आज चौधरी साहब, जो जयंत चौधरी हमारे नेता हैं, उनका विजन अब बदला है। उनका है कि जो हिंदुस्तान है ये एक युवा देश है, जो आम, मतलब है, जो कि आप कहीं काउंटिंग देखें। होती है पूरे हाँ, तो वर्ल्ड की। हमारे वर्ल्ड, जो दुनिया में हमारा जो देश है युवा देश, क्योंकि युवा यहाँ देश युवा पॉपुलेशन जो है, ज्यादा। युवा संख्या जो ज्यादा है, तो अब जो दुनिया है वो हमारे पास वर्क फोर्स की तरह देख रही है। और वर्क फोर्स ये है कि यहाँ आदमी है, जनसंख्या है, संख्या, उस संख्या को स्किल्ड, यानी कि कौशल युक्त संख्या कैसे बनाई जाए, वो विजन हमारे नेता का है। वो शुरू हो रहा है स्किल इंडिया से। अच्छा, मैं बात करूँ, आपने बात चौधरी चरण सिंह जी से की, फिर अजीत सिंह आए, अब ये मतलब हमने आपका एक बोर्ड भी देखा, उससे भी बड़ा एक विजन लगा कि 3 जो हैं पीढ़ियां, और सोच विजन नहीं बदला। और उसको देखते हुए इस पार्टी ने शायद धरातल पे किसानों के लिए काम किया, मगर किसानों से जो लगाव चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब का रहा है, फिर अजीत सिंह जी का रहा है, आज जैन जी का है। मगर जिस सहयोग की एक आशा होनी चाहिए किसान वर्ग से, वो नहीं हो रही। बट कर रह गया है कुछ जातियों में भी किसान। तो कैसे उन्हें एकजुट ला पाएंगे आप 2027 में? हाँ, ये एक आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे, तो उन्होंने बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, तो उन्होंने मतलब किसान के लिए और मध्य वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके लिए, या लेबर के लिए जो देखा होगा आपने मंजीत भाई, आप तो खैर
राष्ट्रीय लोकदल की या किसी भी दल की एक सभाओं को आप कवर भी करते हैं और आप अच्छी तरह से उसको दिखाते भी हैं, और आप उस अंश को दिखाते हैं जो बीच पब्लिक में जाने के बाद कि उनको संवाद कैसा लग रहा है, नेता से और पब्लिक का संवाद क्या, ये आप दिखाते हैं। तो धन्यवाद। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से आपने, क्योंकि आप उसमें काफ़ी आपकी रिसर्च है, तो जो आपने बात कही जैसे कि किसानों वाली बात है कि वो बट रहा है, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे नेता ये चाहते हैं कि एक दिन आदमी, प्रयास निरंतर रहता है, एक प्रयास हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तो ये जो उनका प्रयास है एक दिन इसको ऐसे पटल पर ले आएगा, लोग बाग ये कहेंगे कि भाई जो नेता इन वास्तविकता में हमारे बारे में सोचता है उसके लिए जाति धर्म या वर्ग को छोड़कर काम किया जाए। तो निरंतर ये प्रयास है और ये प्रयास हमारे नेता का कामयाब हो। क्योंकि हमने भी देखा कि अभी जब आप लोग बीजेपी से जुड़े और विस्तार हुआ, अभी आपके 9 विधायक थे, एक छोटा दल ही कह सकते हैं, बड़ा प्रदेश है, विधायकों की संख्या अधिक। सैकड़ों से भी अधिक है, मगर चोय साहब ने चुना तो अनिल कुमार को, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस जो आपकी पार्टी है उसमें हिंदू, मुस्लिम, जाट, हरिजन, हाँ, हर हर समाज हर का, किसी के हर लिए उन्होंने सोचा। हर वर्ग का। जैसे अभी आपके 2 सभासद बने हैं, शायद एक शामली से बने हैं, वो गौड़ जी बनाए, गौड़ साहब हैं, और और हमारे कांदला से कांधला में बने हैं, नीरज भाई हैं, तो सब थाना भवन में बने हैं, जलालाबाद में बने हैं, गढ़ी पुख्ता में है, बनत में है, तो हर वर्ग का व्यक्ति को हम लोगों ने एडजस्ट करने का प्रयास जैसे 22 में आपकी बात करें, चुनाव की स्थितियां थी, आपको तो आशा थी कि टिकट होगा, किया। हाँ, मुझे और पूरी नहीं, आपसे क्या बातें हुई और जो क्या आपने पार्टी के लिए त्याग किया। इसी तरह की बात करें तो अभी जैसे अभी लोकसभा का चुनाव आया, तो चोई साहब ने भी पार्टी को करके दिखाया कि त्याग क्या होता है। हाँ उन्होंने भी किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ा, और अपनी सीट से भी हाँ एक अपने पुराने बिल्कुल सदस्य बिल्कुल और बिल्कुल। सूझबूझ वाले देखिए ये, डॉक्टर सागवान जी हाँ को लड़ाया। तो एक मैसेज दिया कि त्याग पार्टी में बड़ी चीज होती है ये और कद बढ़ता है आदमी का। मंजीत भाई, आपने जो बात कही, यही बात, त्याग वाली बात, अभी इत्तेफाक से मैं लखनऊ जा रहा था, तो वहाँ हम लोग हापुड़ स्टेशन से हमें ट्रेन लेनी थी लखनऊ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ हमें राजकुमार सांगवान जी मिल गए। मिल गए। हाँ, वो भी लखनऊ जाए, तो उन्होंने सीएम साहब से समय ले रखा था। तो ये चर्चा आ गई जो आपने बताई, इसीलिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मुझे लगा कि आपकी रिसर्च अच्छी है। तो उनको पता था कि मुझे, जब मैं 22 में मुझे चुनाव नहीं लड़ा, तो मुझे किस तरह के प्रलोभन या किस तरह की चीज़ें, सब चीज़ें, लेकिन मैंने किसी चीज़ को ना, सबको दरकिनार करते सिर्फ इतना मैं रखा कि मेरे परिवार और मेरे पिता और मेरी माँ का भी बहुत बड़ा था कि हम लोगों का जो एक छवि है वो समाज में बहुत अच्छी है, जन सेवा, जन भावना के प्रति काम करने वाली है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि त्याग करने के समय आपको ना बताओ, लेकिन जब आप त्याग करते हैं तो आपका जो कद है वो समाज में बढ़ता है। बढ़ता है, ये आपने महसूस भी किया उनकी है। बातों से महसूस किया, उनको देख के इसलिए महसूस हुआ। उनको 2 बार सिवाल खास से चुनाव लड़ना था, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। तो मगर उन्होंने दामन या अपनी पार्टी को नहीं हाँ, छोड़ा। और उनके त्याग की वजह से मंजीत भाई आज वो वहां से सांसद हैं जहां से इस देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री संसद में गए थे, और आज वो है। और वो राजकुमार सांगवान जी को टिकट इसीलिए भी दिया चॉइस साहब ने कि उनके त्याग और समर्पण की वजह से। तो मुझे भी विश्वास है कि चॉइस साहब मेरा त्याग और समर्पण जरूर देखेंगे। और चॉइस साहब में ये खासियत है, अब नेता की मैं भी तारीफ करना चाहूंगा, वो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके से पार्टी के लिए काम कर सकता है और कहाँ काम आ सकता है, वो उस व्यक्ति को उस जगह पर जरूर सेट करते हैं। तो त्याग समर्पण की वजह से मैं राजकुमार सांगवान को देखता हूं, तो मुझे यकीन होता है कि नेता त्याग और समर्पण को दरकिनार नहीं करता और ना किसी के त्याग और समर्पण को जाया जाने देगा। जो समाज में पहली बातें होती है कि त्याग वाले बड़े होते हैं, तो उन विजनों को लेकर कहीं लगता है कि कुछ बेटर होगा। बेटर होता है, बिल्कुल उसकी, मतलब आप व्यक्तित्व में, समाज के अंदर वो रहता है, उसका व्यक्तित्व निखर के आता है, वो मजबूत होता है। चलिए बात करें कि अभी जो सीटों का भी बंटवारा होना है, उसके बाद कौन कहाँ से लड़ेगा, क्योंकि गठबंधन है तो सारी चीजें अपने पक्ष नहीं होती। दोनों पार्टियों के विचार विमर्श के बाद ये फैसले लिए जाते हैं जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं। मगर जो थाना भवन से आपकी दावेदारी बनती है और चोल साहब आपको टिकट देते हैं कि लड़िए, तो क्या विजन रहेगा, और इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि अभी तक ये चीजें समाज के लिए जरूरी हैं या धरातल पे होनी चाहिए? तो क्या आपके 4 ऐसे पॉइंट रहेंगे जो आप करेंगे समाज के लिए? देखिए, हमारी पार्टी जो है, चौधरी साहब ने कहा कि सर्व समाज की है, और
ऊपर वाला करे और चौधरी साहब मुझे मौका दें थाना भवन से लड़ने के लिए। तो हमारा जो सबसे सबसे अहम मुद्दे हैं, एक तो शिक्षा का है। शिक्षा, अभी आपसे जब चर्चा हो रही थी, शिक्षा का महत्व तो समाज में है ही, लेकिन शिक्षा जो है ग्रहण करने के लिए खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो शिक्षण संस्था ऐसे हों जो आम आदमी की पहुंच में हो। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है, स्वास्थ्य का। आदमी शिक्षा और स्वास्थ्य अगर मिल जाए उसको, और अच्छी मिल जाए, और उसके जो आर्थिक जो बोझ है वो न इन चीज़ों का पड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो एक आदमी अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। और वो आदमी स्वाभाविकता से, आदमी को लगता है कि सुकून, उसके सुकून रहता है शिक्षा पढ़ने का। और स्वास्थ्य, आदमी जब बीमार हो और उसको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिल जाए तो उसके जीवन में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। तो दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है। तीसरा जो मेन हमारा मुद्दा रहेगा कि जो हमारा क्षेत्र है शामली जनपद, ज़्यादातर जो अब तो इतनी सड़कें निकल गई हैं, इतनी कनेक्टिविटी हो गई, आप अम्बाला, वो मुझे शामली से जा रहा है, अब गोरखपुर के लिए भी यहीं से स्टार्ट हो रास्ता चुका है। जाएगा, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर यहाँ से गुजर रहा है, अब एक पानीपत भी एलिवेटेड रोड यहाँ से जाएगा। तो कनेक्टिविटी इतनी बढ़ने के बाद यहाँ के किसानों को जो एक यहाँ गन्ने की बेल्ट है, क्योंकि अभी जो मैं कल जिक्र कर रहा था, वो अब इतना बड़ा फायदा होने वाला है। जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 बन रहा है, उसमें इथेनॉल को भी शुगर इंडस्ट्री में शामिल कर लिया गया है। पहले तो केवल बगास थी और शीरा था और क्या कहते हैं इसका, चीनी थी और अल्कोहल था, लेकिन अब एथेनॉल भी आ गया। शायद कई सालों से अभी चल रहा है आपकी, वो तो एथेनॉल तो था पर अब मात्रा हाँ, उसकी अब एथेनॉल को शुगर इंडस्ट्री में ले लिया, मतलब एथेनॉल को अलग, हाँ, वो एथेनॉल को अलग इंडस्ट्री ना मानते हुए शुगर इंडस्ट्री में उसी में ही मर्ज कर दिया। अब शुगर इंडस्ट्री में आने के बाद यह है कि जो बाय प्रोडक्ट है उसकी संख्या एक और बढ़ गई। तो आप देख रहे होंगे पेट्रोल में 10% मिश्रण है, फिर 20 होगा, फिर 35 होगा, तो उसका सीधा फायदा है किसानों को मिलेगा। जब एक अब तो गन्ना क्या है कि सब चीनी बन रही है या बगास बन रही है, खोई, या फिर उसका मोलासिस बन रहा है, शीरा, खोई बचती है, या फिर मैली बच गई। तो मतलब गन्ने की जो बाई प्रोडक्ट हैं तो वो इतने हैं कि अब उसमें एक एथेनॉल भी बन रहा है, और एथेनॉल ऐसी जगह इस्तेमाल होगा, यानी हमारे देश को ईंधन में आत्मनिर्भर बनाने में अगर इथेनॉल का इतना बड़ा हाथ रहेगा तो गन्ना बेल्ट स्वाभाविकता उससे सब ज्यादा फायदा होगा। जैसे अभी एक प्रोग्राम हुआ है, वहां पे जयंत जी भी उस समय मौजूद थे और मंच से कहा गया बातों में कि गन्ना भी 600 के पार जाएगा। हाँ। अगर सीटें 400 पार जाएगी, तो क्या ये सिर्फ एक बीन बजाने वाली स्थिति है या वास्तविकता में किसान को इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मंजीत भाई। क्योंकि एक मैं आपकी बात रोक के भी कहूँ कि 2014 में भी मेरठ से एक बड़ा बयान हुआ था कि अब की बार गन्ना जो है 400 पार होगा, मगर उसे जो है 10 से 12 साल लग गए, मगर 400 के अभी नजदीक ही पहुंचा है, पार नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा वाजिब सवाल पूछा कि जो ये आप वहाँ का जिक्र कर रहे हैं, मंगलौर मझोला क्या झटका, तो वहाँ पर ये जिक्र आया था कि अगर सीटें बढ़ रही हैं तो गन्ने का रेट भी बढ़ना। हमारे नेता वास्तविकता में चाहते हैं कि गन्ने का रेट बढ़ता रहे निरंतर, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। ये चीज़ें आप कहते हैं ना कि एक प्रोसेस है हर चीज़ का, मतलब किसी चीज़ को अगर बनाना है, मैं घर बना रहा हूँ तो पहले नींव तैयार करूँ, फिर उसके दीवारें तैयार करूँ, फिर मैं लिंटर डालूँ, तो एक प्रोसेस। जैसे एथेनॉल को इसमें डाल दिया, ईंधन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट जो है, जो ज़रूरत है, वो कभी खत्म नहीं तो होगी, बढ़ी रही है, वो निरंतर बढ़ेगी। गाड़ियों का आप देखिए आप कितना उपयोग हो गया है, और जब उसकी निरंतरता यानी उपयोगिता बढ़ेगी तो एथेनॉल अगर उसमें है तो सी सोच कर ही लिया है ये, मतलब एक नींव रखी गई है कि किसान को कल को कोई जरूरत ना पड़े कि किसी चीज, अब उसकी जरूरत बढ़ेगी एथेनॉल की तो गन्ने की अपना तो पड़ेगी। ये विजन है, एक विजन तैयार किया है कि ये चीज जो विजन है 400 हम कह रहे हैं कि 600 पे ले जाने का एक विजन तैयार किया जा रहा है। तो मतलब खुद वो स्वयं इस बात को, जब मैं दिल्ली गया तो उन्होंने ये शुगर कंट्रोल ऑर्डर जो है निकलवा रखा था, उस पर पॉइंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो, मतलब एक जो हमारे अर्थशास्त्री लोग हैं उनसे पॉइंट बनवा रहे थे कि साहब इस पे खांड सारी पे क्या इफेक्ट है, गन्ने पे क्या इफेक्ट है, एथेनॉल आने से क्या इफेक्ट है। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो ये चाह रहे हैं कि नींव डाल दी है, क्योंकि मंजीत भाई बगैर ईंधन के आज
दुनिया में युद्ध चल रहा है ईंधन की वजह ईंधन से पे ही। रोना चल रहा, देसी हाँ, भाषा में तो कहते कहना आपका जो रोला है वो ईंधन पे, और ईंधन में अगर गन्ना आ गया और किसान आ गया तो आप ये समझिए कितनी उपयोगिता बढ़ जाएगी। एक निरंतर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अगर डाल दिया तो कल को आप इसको, जैसे आप सड़कों का देख रहे हैं, पहले दिल्ली जाने की एक सड़क थी, अब 4 है, आप कोई सी चुन लीजिए। तो एक प्रोसेस है। तो हमारे नेता जो है निरंतर सोचते रहे, क्योंकि ये जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, इसकी मूल भावना तो किसान ही है। अभी मान लो आप हैं और क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं, कद है आपके परिवार का भी और आपका भी राजनीति में, तो भी पद ना होते हुए भी आप लोगों के बीच जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो क्या एक मैसेज क्षेत्र से आ रहा है कुछ कि आगे 27 के लिए आप तैयारी कर रहे हाँ, मेरे पास तो बस यही मैसेज है जो मैंने आपको कहा भाई साहब, जो पिछली बार का त्याग है, तो उससे व्यक्तित्व में मुझे लोग बड़े मतलब उससे देखते हैं कि भाई इसने त्याग किया। सबको राजनीति में मौका मिलना चाहिए, तो लोगों का यही है, इसीलिए मैं निरंतर 5 साल हो गए हैं, 22 से 27 आने ही वाला है। और लोगों को बीच बने रहना भी एक राजनीति में जरूरी है, कि जब आप सुख दुख में सम्मिलित रहेंगे, उनके आना जाना रखेंगे, आप निरंतरता बनाए रखेंगे, तो उसका फायदा होता है। समाज ये चाहता है कि अब की बार चॉइस साहब मौका दें, तो जब मौका आएगा तो पूरे दमखम से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए विधायक जी, आपने हमें समय दिया, आप विधायक जी से भी रूबरू हुए और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और आखिरी बात, देखते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्या 2027 का रुझान रहेगा, क्या सीटों का बंटवारा रहेगा। अगर थाना भवन सीट लोकदल पे आती है तो क्या राव जी को टिकट मिलेगा, क्या उन पर पार्टी अपना भरोसा आजमाएगी और क्या स्थितियां रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।